हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में देखने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में सब टॉपिक 9.4 के अंदर हमें क्रोमोसोमल एबरेशंस देखना है। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस के अंदर बेसिकली सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशन और ऑटोसोमल एबरेशंस हैं, और इनके बहुत सारे सिंड्रोम्स भी हमें पढ़ने जो 10 मार्क्स में अक्सर आ जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने टर्नर सिंड्रोम कर लिया था और इस लेक्चर में हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रो में हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये किसने डिस्क्राइब किया। तो हेनरी क्लाइनफेल्टर ने इसे डिस्क्राइब किया। इसमें पेशेंट्स जो होते हैं वो फिनोटाइपिकली मतलब देखने में मेल्स होते हैं, ठीक है, वो पुरुष जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि इनका कार्योटाइप जो है वो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम का रहता है और उनमें एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी कॉज क्या है, फिर हम इस बारे में बात कर लेते हैं। नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये हमने टर्नर सिंड्रोम में भी देखा था, उसका भी यही कॉज था, ठीक है। तो उसमें क्या था, एक्स के साथ और कोई क्रोमोसोम नहीं था। महिलाओं में डबल एक्स होना चाहिए था, एक एक्स नहीं आ पाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्स एक्स्ट्रा आ जा रहा है। कैसे नॉन डिसजंक्शन से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है, आइए उसे हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दो प्रोसेसेस हैं। इसमें जब एग सेल बनता है फीमेल्स का और इसमें जब स्पर्म सेल बनता है मेल्स का। तो जब हमारे गैमिट्स बनते हैं तो उस समय जो है क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। 23 एक गैमिट में चला जाता है और 23 दूसरे गैमिट में चला जाता है। हमारे पास टोटल 46 होते हैं। लेकिन यही अगर डिसजंक्शन में मतलब सेपरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तब देखिए क्या क्या कंडीशन बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स मतलब मदर का जब एग सेल बन रहा था तब कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक्स सेपरेट नहीं हो पाया एक दूसरे से, ठीक है। तो सेपरेट नहीं हो पाया तो वो एक ही एक सेल में आ गया और कोई एक सेल खाली रह गया और फादर का स्पर्म जो नॉर्मल बना है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए सुपर फीमेल मिलती है, क्योंकि दोनों एक्स और एक एक्स फादर से आ जाता है तो सुपर फीमेल मिल जाती है। और दोनों एक्स और फादर से वाई आ जाता है तो हमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम की बात हमने कर ली, और जब सिर्फ वाई रहता है तो डेथ हो जाता है। सिमिलरली फादर का स्पर्म बनते समय अगर एक्स वाई का डिसजंक्शन ना हो और वो दोनों एक ही स्पर्म सेल में आ जाए तब भी हमें देखिए कि यहाँ क्लाइनफेल्टर टर्नर और टर्नर देखने को मिलता है। इसे आप पॉज करके थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इजी है, बहुत इजी है ड्रॉ करना, आप इसे एग्जाम में जरूर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये देखने में मेल्स की तरह होते हैं, मतलब ये फिनोटाइपिकली पुरुषों की तरह दिखते हैं और इनकी हाइट भी अच्छी होती है। मतलब टर्नर सिंड्रोम के उलट इनकी हाइट जो है वो अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है तो हाइट नहीं बढ़ेगा, लेकिन इनका आईक्यू जो है थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज्यादा भी कम नहीं होता, लेकिन थोड़ा माइल्डली इसलिए लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और इनका जो शरीर है उसमें देखिए, यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक और अच्छी पिक्चर लगा दी है। थोड़ा फेमिनाइज्ड फिजिक है, क्यों? क्योंकि इनमें गायनेकोमेस्टिया होता है, मेल ब्रेस्ट होता है, इनका जो चेस्ट हेयर है वो कम होता है, ठीक है। इनके हिप्स जो होते हैं वो काफी वाइड होते हैं। जिस तरह से आप महिलाओं के हिप्स को देखेंगे तो वो थोड़ा सा वाइड होता है, पुरुषों का हिप्स जो है वो थोड़ा सा नैरो होता है। पुरुषों का जो चेस्ट है वो वाइड होता है, ठीक है। और फिर इनकी हड्डियां जो है वो कमजोर होती है। तो इसको आप ऑस्टियोपोरोसिस लिख कर भी समझा सकते हैं। इनके स्पाइन में मतलब पेन होता है या थोड़ा सा स्कोलियोसिस भी रहता है। फिर इनका टेस्टिकुलर जो है अट्रोफी होता है वो प्रोमिनेंट होता है, मतलब कि टेस्टिस साइज कम होता है और उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो कम होती है। इस वजह से इनका स्पर्म काउंट कम होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस का हेल्प ले तो ये भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं IVF वगैरह के थ्रू, ठीक है। और इनका जो प्यूबिक पैटर्न है वो फीमेल टाइप होता है और पैर जो होते हैं वो अनयूजुअली लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप सबको लिखेंगे। देखिए, नॉर्मल पुरुषों का जो शोल्डर है वो चौड़ा होता है, लेकिन इनका शोल्डर जो है वो नैरो होता है, ठीक है। इसी वजह से इनका जो फिजिक है वो फेमिनाइज्ड होता है, मतलब हिप्स वाइड हो जाएंगे और शोल्डर नैरो हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना ही है अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। नॉर्मली किसी भी पर्सन को अगर जेनेटिक डिजीज है तो उसका हेल्थ जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, ठीक है। वैसा ही केस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में है। इनमें जनरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पाया जाता है और ब्रेस्ट कैंसर का केसेस ज़्यादा मिलता है, जो कि इनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन इनका फिजिकल डेवलपमेंट हमने देखा ठीक ठाक होता है, इनकी हाइट अच्छी होती है और एज सच बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। इंक्रीज वस्कुलर डिसऑर्डर्स, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी जो नसें हैं वो ऐसे ट्विस्टेड और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल दिखती हैं, जिसे हम वेरिकोज वेन्स भी कहते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में और भी बहुत तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम वहीं बात करें सोशल डेवलपमेंट की, तो इनका इंटेलिजेंस देखिए, हमने देखा था ऊपर, माइल्डली इनका जो आईक्यू है वो रिड्यूस हो जाता है। तो उसी वजह से एवरेज इंटेलिजेंस पाया जाता है, बहुत ख़राब भी नहीं इंटेलिजेंस होता है, ये नॉर्मल दुनिया में जी सकते हैं अच्छे से। लेकिन वहीं अगर हम बच्चे की बात करें, तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का बच्चा होता है वो बहुत अनडिमांडिंग होता है, मतलब वो ज़्यादा शोरगुल नहीं करता है, वो बच्चों जैसी शैतानी नहीं करता है, लेस एक्टिव होता है और उनमें लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस छूट गया, आप लिख लीजिए, ठीक है। वहीं अगर टीन्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और ओबीडियंट होते हैं। नॉर्मली टीन्स में क्या टेंडेंसी होती है, रिबेलियन की टेंडेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे रिबेलियन की टेंडेंसी नहीं होती है, ओबीडियंस होता है, क्योंकि इनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें एक एक्स एक्स्ट्रा है जो इनको फेमिनाइज्ड वे में लाइफ को लीड करने के लिए आगे ले जाता है। और ये बहुत क्वाइट एंड शाय भी होते हैं लड़कियों की तरह, हालांकि लड़कियां हमेशा क्वाइट एंड शाय नहीं होती हैं, लेकिन इन जनरल एक उनका बिहेवियर क्वाइट होता है लड़कों के मुकाबले। फिर जो नॉर्मल लाइफ वो जी सकते हैं एडल्ट की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता उनको, बशर्ते उनका फिजिक है, मतलब उनको एक मेंटल सपोर्ट अगर मिलता रहे, अगर सोसाइटी उनको टॉर्चर ना करे उनके फिजिक के लिए, तो वो आराम से जी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो देखिए डायग्नोसिस सबसे पहला तो सिम्टोमेटिक है, ऊपर जितने भी सिम्टम्स हमने देखे अगर वो मौजूद रहेंगे तो पता चल जाएगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी। बार बॉडी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो एक्स क्रोमोजोम होता है, जब दो एक्स क्रोमोजोम मौजूद रहते हैं, जनरली फीमेल्स में बार बॉडी पाया जाता है, तो जब दो एक्स क्रोमोजोम मौजूद रहते हैं तो किसी भी सेल में एक एक्स क्रोमोजोम जो है वो डीएक्टिवेटेड रहता है और वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर इतना बड़ा नहीं, एक छोटा सा डॉट बना लेता है, ठीक है। तो उसी कंडेंस्ड एक्स क्रोमोजोम को हम बार बॉडी कहते हैं। लेकिन पुरुषों में तो ये बार बॉडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो एक एक्स एक वाई है। लेकिन जिन पुरुषों में बार बॉडी नजर आ रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, इसका मतलब कि उनमें एक एक्स जो है वो एक्स्ट्रा आ गया, इस वजह से उनमें बार बॉडी बन रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा डायग्नोसिस है। फिर है प्रीनेटल डायग्नोसिस। जब जन्म से पहले हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम बच्चे के सेल्स का सैंपलिंग करके उनका कार्योटाइप एनालिसिस कर लें। तो इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, एमनियोसेंटेसिस एंड कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या हो गया कि एमनियन जो होता है, जो लेयर होता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे बड़ा करूँ थोड़ा सा तो आप देख पाएंगे कि बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में कुछ इस तरह रहता है। इसका जो अंदर का फ्लूइड होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि लास्ट लेयर को हम एमनियन कहते हैं, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड से जब सैंपल लिया जाता है तो उसमें बच्चे के सेल्स का भी सैंपल हमें मिल जाता है और उस सैम्पलिंग से हम कार्योटाइप एनालिसिस करते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि 47 क्रोमोसोम है बच्चे में, XXY है। सिमिलर वे में कोरियोनिक विलास सैम्पलिंग भी किया जाता है। अगर प्लासेंटा से जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है वो उसे हम कहते हैं कोरियन, ठीक है। तो यहाँ पे कोरियन के बहुत सारे ऐसे विलस होते हैं, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसमें से जब हम सैंपल लेते हैं तो भी हमें बच्चे के सेल्स के सैंपल मिल जाते हैं और हमें कार्योटाइप एनालिसिस के बाद पता लग जाता है कि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। आप उसे इस तरह से दिखाएंगे, एक क्रोमोसोम 22 क्रोमोसोम और फिर 23वां क्रोमोसोम जो है वो 23वां पेयर जो है उसमें एक एक्स एक्स्ट्रा है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ट्रीटमेंट के कारण ही आज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले लोग भी जो है वो नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली दिखते हैं कैसे, पुरुष। तो जब मेल्स हैं तो इनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होनी चाहिए। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम इनमें टेस्टोस्टेरोन बाहर से देते हैं तो इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल हो जाता है और इनके जो बियर्ड जैसे नहीं आ रहा था तो बियर्ड आ जाता है, चेस्ट हेयर नहीं आ रहा था चेस्ट हेयर आ जाता है, ठीक है। इनका जो चेस्ट नैरो था वो वाइड हो जाता है। इस तरह से बहुत सारा बचपन से अगर इनको सही ट्रीटमेंट मिले तो ये अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। फिर जैसे इनका स्पीच एंड बिहेवियर के लिए थेरेपी करना पड़ता है, क्योंकि शुरू में ये बहुत ज्यादा शांत होते हैं, इतना शांत होते हैं कि लगता है जैसे कि बच्चा नहीं है, कोई स्लेव है, कोई रोबोट है, चुपचाप एकदम बात सुन रहा है, मान रहा है। इनफर्टिलिटी जो हमने देखा था कि इनका टेस्टिकुलर ट्रॉफी होता है इनमें, तो टेस्टिस ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे होते हैं, बस उनका स्पर्म काउंट लो होता है और मतलब बहुत ज़्यादा स्पर्म नहीं बना पाते हैं वो। तो उसको बढ़ाने के लिए आप IVF कर सकते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं, अगर उनको आगे बच्चा चाहिए तो हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की हेल्प से उनका स्पर्म से बेबीज हो सकता है, ठीक है। और एजुकेशनल एंड इमोशनल सपोर्ट की उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके जो पढ़ने का लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, IQ थोड़ा सा कम होता है। और इमोशनल सपोर्ट अगर सोसाइटी की तरफ से मिल जाए, लोग उनको टॉर्चर ना करे, बच्चे उनको बुली ना करे, तो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है।
तो हम एक कंक्लूजन भी यहाँ पे लिखेंगे। किसी भी यूपीएससी के आंसर को बिना कंक्लूजन के छोड़ के आना एक आत्मघाती स्टेप हो सकता है, इसलिए कंक्लूजन जरूर लिखिए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक कॉमन फिनोमेना है। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है, कॉमन फिनोमेना है जो कि जनरली अंडर डायग्नोज रहता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड में अगर डायग्नोसिस हो जाए और हम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दें सही समय पर, एजुकेशनल अच्छे स्कूल में या ऐसे स्पेशल नीड्स वाले स्कूल में उनको रखें, तो वो एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। तो इसमें इतना ही लिखना है। अगर आप कुछ नया एडिशन करना चाहते हैं, कोई नई डिस्कवरी हो रही है, कोई नया तरह का ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं, तो आप ज़रूर ऐड करिए। वैसे आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।